बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि जहाँ आप इस शदीद गर्मी में अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ पे उन घर वालों का भी ख्याल रख रहे हैं जो इंसान नहीं जानवर हैं। अब मैं एक्चुअल जानवरों की बात कर रही हूँ, मैं लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, कुछ लोग होते हैं जिनको जानवर पालने का बहुत शौक़ होता है और उनका पैशन होता है, दे पैशनेट अबाउट एनिमल्स। अगर इस तरह से मैं हमारी मीडिया की पर्सनालिटीज़ की बात करूं, जिनकी अक्सर आप लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, तो जाले सरहदी को अगर आप देखें, शी इज़ अ बिग एनिमल लवर, जानवरों की बहुत बड़ी एडवोकेट हैं। उसके अलावा उज़मा हसन को अगर आप देखें तो वो भी बहुत बड़ी एडवोकेट है, हमारी बहुत रिनाउन आर्टिस्ट हैं, उनको भी जानवरों से बहुत प्यार है। और ना सिर्फ ख़ुद उन्होंने जानवर पाले हुए हैं, बल्कि उन्होंने, जाले ने बहुत से स्ट्रे जानवर भी जो उनको मिलते हैं, बिल्लियाँ, डॉग्स वगैरह हुए, उनको ना सिर्फ उनकी किफ़ालत करती हैं, बल्कि वो जब ठीक हो जाते हैं तो उनको फिर घरों में भी प्लेस करती हैं। फिर आयशा चुनरिकर एक बड़ी वेल नोन ACF शायद उनकी फाउंडेशन है, जो एक NGO टाइप है और वो बेसिकली जानवरों के लिए काम करते हैं। तो बात यह है कि व्यूअर्स, जानवरों को रखना, जानवरों से प्यार करना, तो जानवरों को घर में रखना तो चलें बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी बात है। और अगर आप नफ्सियाती तौर पे भी देखें और अदरवाइज़ भी देखें तो जिन घरों में जानवर होते हैं वहाँ पे जनरली यू फाइंड पीपल टू बी मोर केयरिंग, जो एक्चुअली जानवरों को अपने प्यार मोहब्बत के लिए रखते हैं। क्योंकि एक कैटेगरी उन लोगों की भी है जो जानवर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो एक ऐसा वक्त भी होता था जब लोगों ने ना शो ऑफ़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घरों में मोर रखे हुए होते थे, और कुछ लोगों ने हिरन रखे हुए होते थे, कुछ लोगों ने मतलब अभी भी कुछ लोगों ने शेर वगैरह और ऐसे जानवर रखे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों को अपने घर में रखना और सिर्फ एज डेकोरेशन पीसेस उनको ट्रीट करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए, ये जानदार चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी। ये नहीं है कि अगर मैंने घर में जानवर रखे हुए हैं तो उनके साथ जो मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी सलूक हो। मेरी जो बिल्लियाँ हैं, लियो एंड टाइनी, वो मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं। हर वक्त जहाँ मैं बाथरूम तक जाती हूँ तो पीछे पीछे मेरे जाती हैं, बेड पे मेरे पास होती हैं, मेरे साथ बहुत लाड करती हैं। और बच्चों को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब बिल्लियाँ कमरे में हों, स्पेशली अगर मेरे पास बेड पे लेटी हों, तो जिस तरह नॉर्मली बच्चे आके बेड पे छलांग मारते हैं या उछल कूद करते हैं, तो उनको अलाउड नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बिल्लियाँ इतनी इतनी सी हैं। जब एक इतना बड़ा बच्चा, चाहे वो हो छोटा, लेकिन एक जानवर के लिए 5 साल की बच्ची भी बहुत बड़े साइज़ की है, उससे 10 गुना बड़े साइज़ की इतनी सी बिल्ली, इतना बड़ा बच्चा। अब जब बच्चा बिस्तर पे छलांग मारेगा तो जो पंजाबी में हम कहते हैं, त्राण ही निकल जाएगा उस बेचारे जानवर का। और ये भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ होती है व्यूअर्स। देखिए कि बात करने का आज रीज़न ये है कि जब भी आप अपने घर में कोई भी, चाहे चिड़िया तक लेके आएँ, तो ये बात याद रखें कि जानदार चीज़ है। जहाँ पे आपने उसका जिस्मानी ख्याल रखना है, वहाँ पे उसका नफ्सियाती बेचारे का भी ख्याल रखना है। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हमारे अपने साथ ही एक इंसिडेंट हुआ। किसी ने मेरी बेटी नूर को कोई 2 साल पहले ना 2 खरगोश लेके गिफ्ट कर दिए। मुझे बड़ी ऑड बात लगी। मैंने उनको कहा भी कि देखिए, ये खरगोश जो हैं मेरे पास रखने की कोई जगह नहीं है। हमारे पास घर में डॉग्स हैं, हमारे डॉग्स अंदर बाहर होते हैं, हमारी जो बिल्लियां हैं वो इंडोर हैं। बिल्लियों से खरगोशों की जान जाती है। खैर, उन दिनों में सर्दी बहुत थी, मैं बाहर नहीं उनको रख सकती थी। उनको मैंने खैर अंदर रखा, अपने रूम के अंदर रखा, ऊपर चादर डाल के रखा। अब खरगोशों की ऑब्वियसली एक स्मेल भी आती है, उनके गंद वगैरह की। उस दिन रखा, वो बिल्कुल ठीक रहे। नेक्स्ट डे सिर्फ अपने घर कमरे के बाहर जो लाउंज एरिया था, वहाँ पे उनको कवर करके अच्छे से वहाँ पे रखा। एक हीटर भी वहाँ पे जलाया कि उनको सर्दी ना लगे। सुबह उठी तो दोनों के दोनों खरगोश मरे हुए थे। बच्चों का क्या हाल होना था, रो रो के मैं निढाल हो गई। डॉक्टर के पास लेके गई, वेट के पास, कि ये क्या हुआ है, इनको कैसे मर गए। उनको पूरी सिचुएशन बताई, इन्वायरमेंट बताई। उन्होंने पता है क्या बताया? उन्हें कहे छोटे बेबीज़ थे, आपके घर में बिल्लियाँ हैं, चाहे वो बिल्लियाँ पिंजरे में नहीं घुस सकती थी, ये खरगोश डर के मारे प्रॉबेबली हार्ट अटैक से मर गए।
व्यूअर्स 2 साल हो गए हैं इस बात को, मैं कहीं खरगोश देखती हूँ मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। देखें, ना जानते हुए भी एक ज्यादती हो गई, और वो मैं खरगोश खुद नहीं इसलिए कभी घर के अंदर लेके आई, जबकि मानो बड़ी दफ़ा कहती है मामा आई वांट रैबिट, मैं नहीं लेके आती, क्योंकि भैया आपके घर में ऑलरेडी डॉग्स एंड कैट्स हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्लियों की और कैट्स की दोस्ती है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो डॉग्स अंदर बाहर होते हैं तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, और क्योंकि घर की स्पेस बड़ी है तो वो इधर उधर हो जाते हैं। खरगोश आप खुले छोड़ नहीं सकते, लॉन में मैं उनको छोड़ूंगी 1 मिनट में कुत्ते उनको अटैक करके खा जाएंगे। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैंने यही सोचा था कि किसी को मैं गिफ्ट दे दूंगी, वो 1-2 दिन सिर्फ ये समझना चाह रही थी कि करूं क्या, क्योंकि खरगोशों को आप बाहर के अपने गेट से नहीं छोड़ सकते, पालतू खरगोशों को, उनको जानवर खा जाएंगे। सो व्यूअर्स, अपना भी आपके साथ इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, और अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत उनको सेव करके किसी और के घर पहुँचाना था, लेकिन जिससे पूछती थी वो कहते थे नहीं यार जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमने नहीं रखना। तो मैं इस प्रोसेस में थी कि मैं किसी तरह उन खरगोशों को किसी को दे दूं। तो व्यूअर्स, जानदार चीज़ को अपने घर में लेके आना है तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िम्मेदारी आप डायरेक्टली अल्लाह मियाँ से ले रहे हैं। उसी तरह जब आप किसी बच्चे की किफ़ालत करने के लिए, अगर आप लोग कुछ अडॉप्ट वगैरह भी करते हैं, इवन तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप किसी बच्चे की भी अगर किफ़ालत करते हैं तो फिर आपके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने ज़िम्मेदारी ली है तो फिर सिर्फ आपने उसको रोटी और सर पे छत नहीं देनी, फिर आपने उसको बाइज़्ज़त अंदाज में जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरह उस बच्चे का ख्याल रखना है। तो जानवरों को भी यही चीज़ अप्लाई करती है। और अब तो बहुत ज़्यादा जिस तरह ब्रांड्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब फैंसी लुकिंग जानवर रखने का भी बहुत ट्रेंड बढ़ गया कि भाई जानवर रख लो दिखावे के लिए कि ओ देखो मेरे पास वो वाला डॉग है, मेरे पास वो वाली कैट है, मैंने घर में मंकी रखा हुआ है। आई एम सॉरी, जानदार चीज़ें डेकोरेशन के पीसेस नहीं होते। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी उन सब लोगों से जिनको लगता है कि ओ मेरी भांजी है उसको खरगोश बड़े पसंद है, ओ मेरी मेरी दोस्त की बेटी है उसको बर्ड्स बड़ी पसंद है। किसी के भी घर अगर आपने गिफ्ट के तौर पे भी जानवर लेके जाना है तो सबसे पहले उस घर के बड़ों से डिस्कस करें। देखें, अगर वो जिम्मेदारी ही नहीं उठा सकते और बच्चे बहुत छोटे हैं। अब हसन ने 2 साल पहले एक पपी इसी तरह मेरे घर एक आया, जिसका मतलब कोई उसको लेना नहीं चाह रहा था, छोटा सा वो एक पपी था शिट्जू का। किसी के लिए किसी ने लिया, उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, समझ ही नहीं आई कि उसको किधर करें। जिनसे लिया उन्होंने कहा हमने नहीं वापस लेना, कहा पैसे आपको जो आपसे जितने में लिया है खरीदा है वो आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, अब दे दिया है आपने, ले लिया, अब हम नहीं इसको संभाल सकते। तो मेरे बेटे हसन ने 7 साल की उम्र के कपे कहा कि मामा कैन आई कीप हिम। उन दिनों वो कार्टून देख रहा था डेनिस द मेनिस। मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज वो 9 साल का बच्चा अपने डॉग को वॉक पे भी लेके जाता है, उसको खाना भी डालता है, वो बीमार होता है तो वो खुद अपने डॉग को, जिस तरह मैं लियो एंड टाइनी और अपने बाकी डॉग्स को लेके जाती हूँ, उस डॉग की जिम्मेदारी हसन की है। एंड आई विल टेल यू कि हसन एक बहुत अपनी पपी की वजह से एक ज़्यादा लविंग, एक ज़्यादा जिम्मेदार और एक ज़्यादा कंपैशनेट यंग मैन बन गया। मुझे बड़ा डर लगता था कि हसन ज़रा सा कोल्ड है, उसमें वो वाली चीज़ नहीं है लाड़ियों वाली प्यार वाली, बट उस डॉग की वजह से उसके अंदर आई हैं ये चीज़ें, उसमें ज़िम्मेदारी का एक अंसर आया है। तो जानवर रखना और उनकी किफ़ालत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखें कि क्या आप वो ज़िम्मेदारी हसन अंदाज में उठा सकते हैं। इसी तरह बर्ड्स, किसी ने एक दफ़ा 2 ला दी बजीज़, अल्लाह का शुक्र है कि आज वो 2 बजीज़ जो है वो 16 बजीज़ हैं, और माशाल्लाह आज मैं सुबह ही देख रही थी 5 अंडे भी दिए हुए हैं, लेकिन वो इतने से पिंजरे में नहीं बंद। उनको बाहर अपने बिल्कुल फ्रंट डोर के साथ वॉल के ऊपर उनके लिए एक बहुत बड़ा सा एक ऑनक्लेव बनाया है, उसके अंदर उनके हाउसेस भी बनाए हैं, उनके लिए डिफरेंट किस्म की हम चीज़ें खाने पीने की भी डालते हैं, सिर्फ बाजरा डाल के कहानी नहीं ख़त्म कर देते। ये बातें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स, जिस तरह डॉग्स हैं मेरे अंदर बाहर होते हैं, गर्मी का स्टार्ट होता है तो वो जो कूलर्स नहीं होते जिनके अंदर आप बर्फ़ के वो सांचे रख के उनको वो करते हैं, हर 6 घंटे के बाद हम वो सांचे चेंज करते हैं और उनको वो करते हैं। हमने बाकायदा एक बंदा सिर्फ इस चीज़ के लिए रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि गर्मी है, हमें अगर गर्मी लगती है और हम मरने वाले हुए होते हैं। देखिए, साहिब हैसियत है, अफोर्ड करते हैं, ज़रूर जानवर रखें। जब मैं नहीं अफोर्ड करती थी व्यूअर, जब मैं एक सिंगल मदर थी और हमजा को अकेले पाल रही थी, मेरा बहुत जी चाहता था कि मैं पेट्स रखूँ। आई एम एन एनिमल लवर। मैंने नहीं रखे क्योंकि मुझे पता था मेरी अभी औकात नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड करती।
और मेरे पास टाइम नहीं है। हर वक्त तो मैं शूट पे होती थी, हमजा मेरे साथ होता था। आज घर में संभालने वाले लोग भी हैं और जो लोग हम जॉब पे भी रखते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई जानवरों से प्यार है तो फिर काम घर पे हमारे पास आना। अगर आपको नहीं पसंद तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए इस घर में, क्योंकि हमारे पास बर्ड्स भी हैं, हमारे पास मछलियाँ भी हैं, हमारे पास कैट्स भी हैं और डॉग्स भी हैं। तो ये सारे जानवर घर में हैं। तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो हम तो जॉब पे भी किसी को रखने से पहले पूरी इन्वायरमेंट दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जानदार चीज़ जो अल्लाह के ज़िम्मे है, जब तक वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, जब आप उठा के अपने घर की दहलीज क्रॉस करा देते ना व्यूअर्स, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर जिस तरह हम अगर इंसान से ज़्यादती करेंगे तो उसका जवाब हमने उस इंसान को देना है। उसी तरह जब उस जानवर से या बेज़बान पौधों से भी आप जब दरख्तों को काटेंगे, ज़्यादतियाँ करेंगे नेचर के साथ, तो फिर उसका भी जवाब आपने रब को तो देना है, सो देना है, लेकिन उस जानदार चीज़ को देना है। अल्लाह ताला चाहते तो दरख्त, पौधे, इन चीज़ों को जानदार ना बनाते। ये जानदार चीज़ें हैं। इंसानियत का तकाजा ये है कि हर जानदार चीज़ का ख्याल करें, हर जानदार चीज़ का लिहाज करें, जिसमें चरिंद, परिंद, पौधे, कीड़े मकोड़े सब इंक्लूडेड हैं। हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो काफिलों का रास्ता चेंज कर देते थे क्योंकि एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हुए थे कि हाँ, उसको तंग नहीं करना। तो हमें भी अपने गिरबान में झांकना है और सोचना है कि इंसान क्या हम जानवरों के साथ भी सही तरीके से पेश आ रहे। आइए शेफ आमना इलियास से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आमना, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में या तो एनिमल लवर्स हैं या फिर एनिमल हेटर्स हैं? एक्सट्रीम है हम लोग ना, मतलब गोलियां मार मार के या तो आप जानवरों को मार रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेज हैं, और फिर उसी के बरक्स लोग हैं जो उन्हीं मतलब ज़ख्मी जानवरों को उठा के उनकी किफ़ालत करके उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं इसलिए भी अभी आपको बल्कि बताने ही वाली थी। अभी रिसेंटली बच्चों को लेके दिया, उनको बहुत टाइम से मुझे इंसिस्ट भी कर रहे थे। बहुत प्यारी सी कैट उनको लेके दिया, एल्सा। तो वो इतने मतलब उसके तरफ से वो इतने यानी केयरिंग हो गए हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि गर्मी है, इसको गर्मी लग रही होगी, उसको अपने साथ रूम में उन्होंने सेटल किया हुआ है, हर चीज़ का ख्याल करें। वही बात है कि जब तक आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप ना लें। जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं तो फिर आप कोई भी जानवर है, कैट्स हो, डॉग्स हो, कोई भी पेट हो, बर्ड्स हो, तब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि गर्मी उनको भी लगती है। गर्मी सर्दी इस तरह है। आपने भी तो वेट करके लिया क्योंकि आपको पता है कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, यू आर अ सिंगल पेरेंट, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की भी ख्वाहिशें पूरी करनी। मुझे अक्सर लोग कहते थे ले दो ना हमजा को डॉग या कैट, तो मैं कहती थी एक 4 साल का बच्चा उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं अकेली औरत काम भी कर रही हूँ, उसकी पढ़ाई के मामलात भी देख रही हूँ, ट्यूटर मैं अफोर्ड नहीं करती, मैं जानवर घर में ले आऊंगी, जानवर से भी ज्यादती, बच्चे से भी ज्यादती। बिल्कुल यही चीज़ मैंने भी। अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि 4 साल के बच्चे को जानवर के साथ छोड़ा हुआ है कि आप करो, मैं 16 घंटे के शूट पे जा रही हूँ। तो जब सिचुएशन हुई, जब इतनी औकात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानवरों के लिए अंदर अलग से मकान करें, ये करें वो करें, लेकिन एटलीस्ट उनको उतनी केयर दें जो आप अपनी ज़ात की करते हैं। हर बंदा नहीं ऐसी अफोर्ड करता, लेकिन पंखे वाली कोई ठंडक वाली जगह पे तो वो बैठे में हो। और स्पेशली वो जानवर जिनके बाल होते हैं, देखिए जिस जानवर के बहुत बाल हैं उसने एक स्वेटर पहना हुआ है इस गर्मी में। आप ये सोचें कि अगर हमें कोई स्वेटर पहना के घुमाए हमारा क्या हाल होगा। फिर वो हाँप रहे होते हैं। ये तो हम बात करें केयर की, अभी तो ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं कि भाई बिल्ली की दुम के साथ पटाखे बांध दी और उसको आग लगा दी, जानवर को लटका के मारना शुरू कर दिया। तो बस इस्तग़फ़ार। देखिए, मैं अगेन बच्चों को ब्लेम नहीं करूँगी, ये हमारे घरों में तरबियत की प्रॉब्लम है, हमारे घरों में इंसानियत की कमी है। आई एम वेरी सॉरी। हर घर का बच्चा ऐसा नहीं करता, और अगर किसी घर का बच्चा ऐसा करता है और उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है तो फिर उस बच्चे को माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आज अगर जानवर को जो बेज़बान है उसके साथ ऐसा कर रहा है, कल को वो इंसानों के साथ ऐसा करेगा। सो व्यूअर्स प्लीज़, इंसानियत का दामन जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं हमने छोड़ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं।
हमारे अंदर की पॉजिटिविटी किसी भी लम्हे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जानवर कभी बेतुका अटैक नहीं करता, क्योंकि अक्सर जानवरों का साइज़ छोटा होता है। वो इतने बड़े बंदे को क्यों अटैक करेगा? उसके साथ किसी ने पंगा किया, कोई चीज़ की, उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ का डर लगा तो उस बेचारे ने कुछ किया। तो प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़, अगर जानवरों का ख्याल नहीं कर सकते, उनके लिए एफ़र्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें तकलीफ़ ना दें। वो बेचारे बेज़बान हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आज कुछ ऐसा बन रहा है जिसका नाम ही नहीं मुझे समझ आ रहा। तो मैं किचन में आ जाती हूँ ऐसे करके, एप्रन पहन के, अपना क्यूट सी बन के। बिल्कुल। 70 दालें रखी हुई हैं, क्या कर रही हो? नहीं, 5 दालों का आज हम मेल कर रहे हैं, पंजमेल दाल बना रहे हैं। पंजमेल दाल क्या होती है? ये 5 दालें जो दिल चाहता है आप लोग नाम रख देते, मैंने तो जिंदगी में कहा पंजमेल दाल। हाँ जी, 4 दालें भी बनती हैं मिक्स और 5 दालें भी बनती हैं। तो ये जितनी आप 4 तो बहुत अच्छा, एक सबको कॉम्बो पता होता है, लेकिन ये जो 5 दालें हम इसमें डाल के और इनका एक बना रहे हैं बेहतरीन सी, ये बहुत अच्छी सी फुल ऑफ प्रोटीन एक रेसिपी है। अच्छा, तो दालें हैं कौन कौन सी जो आपके पास? दालें इस वक्त मेरे पास हैं चने की दाल, ये है हमारे पास, हमने इसको बॉईल कर लिया है। आप इसको चाहें तो आप इसको पहले से बॉईल ना करें, सोक करके सब दालों को एक साथ भी आप कर सकते हैं, मगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो और दूसरी बात हम दिखाना भी चाह रहे थे आपको, सेपरेटली सारी आपको हमने करके दिखा दी। चना जी, चने की दाल है, ये मसूर की दाल है लाल वाली, ये मूंग की दाल है जो वॉश होती है, और ये माश की दाल है वॉश, और ये है हमारे पास जौ। इसके साथ आप बहुत आप दलीम बनाएं, आप ये दालें बनाएं, इसमें अगर आप 1/4 कप एक जो पोर्शन है वो इसका ऐड कर देते हैं तो उसका जो एक फ्लेवर आएगा और जो उसके अंदर एक अच्छी सी बिल्कुल और जो फाइबर आपकी डाइट में आएगी ना वो आपको, इसकी जगह पे आप अरहर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तुअर दाल होती है वो हमारे यहाँ थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन कोई भी आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मगर अगर आप इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा। अच्छा जी, प्याज बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना इसके अंदर, बस सिर्फ हमने सॉफ्ट हो गया। इसके बाद अब अदरक लहसुन को थोड़ा सा हम कर लेंगे और उसके बाद मसाले ऐड करने हैं इसके अंदर, और साथ में फिर टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसको हम मिक्स करके उसके बाद हम फिर ये सारी दालें डाल के इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसको यकजान होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जब ये बिल्कुल एक जैसा सारी दालें मिक्स हो जाएंगी उसके साथ हमने तड़का रेडी करना है, इस पर तड़का लगाना है और दालें आपकी रेडी हो गई हैं। दैट्स इट। जी बिल्कुल सिंपल, प्रीटी सिंपल। अच्छा, ये मसाले भी हमने ऐड अदरक कर लहसुन की पेस्ट डाल दी इसके अंदर, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं थोड़ा सा वो टोस्ट हो जाती है ना, फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हल्दी डाल रहे हैं और हल्दी के साथ हम थोड़ी सी काली मिर्च भी हमेशा डालते हैं, फ्लेवर के लिए नहीं, हल्दी के की जो अफादियत है उसको कम्प्लीटली वो करने के लिए। अब मसाला भी डाल दिया, हल्का सा हम इसको भूनेंगे, हम मसाले को थोड़ा सा, जैसे मिर्चें वगैरह ये वो, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो। देखिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। मैं उस दिन किसी से पूछ रही थी, मैंने कहा यार ये क्या ऐसी चीज़ होती है कि कुछ लोगों का मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है, कुछ लोगों का मसाला नहीं अच्छा बनता है। एक्चुअली तो गेम मसाले की होती है। तो मुझे यही आगे से जवाब मिला कि यार जब मसाले भूनते नहीं हैं, निका टमाटर लोग फौरन डाल देते हैं, थोड़ा सा ना जो मिर्च है बाकी चीज़ें उनको हल्का सा ऑयल में भून ले, क्योंकि जब आपने टमाटर डाल दिया तो फिर पानी वाला मामला शुरू हो जाएगा। एक गलती ये भी करते हैं कि टमाटर पहले डाल के फिर लहसुन अदरक डालेंगे। उसमें से लहसुन अदरक की कभी भी आपका खाना पक भी जाएगा तब भी उसमें से स्मेल नहीं जाएगी। तो पहले उसको भून ले अच्छे तरीके से, जब उसकी खुशबू आ जाए उसके बाद फिर आप टमाटर, क्योंकि वही आपको बताया इसमें पानी होता है, वो आप अगर ऐड कर देंगे तो फिर आप जो है वो आपको उस तरह का भुना हुआ फ्लेवर नहीं मिल सकता। अब ये देखिए ना आपकी, अब मसाला इज रेडी, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज ऐड टमाटर, इट्स नॉट एन इशू। और ये बेस आप किसी भी अपनी दाल की बना सकते हैं, किसी भी दाल के लिए आप सिंपल दाल भी अगर आप घर पे बना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं एक्चुअली वो दाल उबाल के सारा कुछ उसके बाद में तड़का लगा देते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। बट अगर इस तरह से दाल बना रहे हैं तो फिर बाद में ऊपर तड़के की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो हम जरा सिर्फ एक एक्स्ट्रा जैसे फनकारी लेयर आ जाती है उसके लिए हम करते हैं, अदरवाइज इस स्टेप के बाद वाकई जरूरत नहीं होती। और हमारे यहाँ घरों में असल में ज्यादातर बनती है ना, कुकर में लगा के रख देते हैं, तो फिर बाद में तड़का, एक एक्चुअली में तड़का उस पॉइंट पे जरूरी होता है।
लेकिन ये इस तरीके से हम अगर कर लेंगे तो फिर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और अगर आप इसको यखनी में बना लेना तो ये और भी ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना बच्चे यखनी नहीं पीते ये वो, तो मेरी एक दोस्त है वो यही कहती है कि जुगन मैंने तो मटन की यखनी पिलानी होती है, बच्चे नहीं खाते हैं, मैं दाल बना रही होती हूँ किसी एक डिश जो बच्चों की मुझे पता है कि पसंद की है, उसमें मटर वाले चावल भी बनाने तो एक्चुअल मटन का यखनी पुलाव डाल दिया। बिल्कुल जहाँ पे जो ऑब्वियसली अफोर्ड करते हैं वो भी ये ऑप्शन अवेल नहीं तो फिर चिकन स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। लेकिन वैसे ये कि दालें अपने इनका अपना भी फ्लेवर जो है वो बहुत बेहतरीन होता है। आप इनको इसी तरीके के साथ बनाएं तो एक बड़ा अच्छा सा आपको वो एक हमारा होता है ना कि एक ढाबे पे जिस तरह की मिलती है मिक्स दाल जो होती है, दाल तड़का कहते हैं, फ्राई दाल कहते हैं, तो ये उस तरह से आपके सामने रेडी हो जाए। अच्छा, अब इसको क्या करना है जी, अब हमने इसमें दालें ऐड करनी है और पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम दाल डालेंगे। अच्छा, टमाटर गलाने हैं, ठीक है। अब आप इंग्रेडिएंट्स बताएं तब तक मैं अपना ये वाला काम मुकाती हूं। पंचमेल दाल के लिए आपको जो दालें और जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं वो नोट कर लीजिएगा। चने की दाल हमने ली है 1/4 कप, मूंग की दाल भी 1/4 कप है, माश की दाल ली है धुली हुई 1/4 कप, जौ लिए हैं हमने आधा कप, मसूर की दाल है 1/4 कप, टमाटर हमने 1 अदद ले लिया, कट कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, सूख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, पानी 4 कप लेंगे इनको बॉईल करने के लिए, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चम्मच, तड़के के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल 1/4 कप, जीरा लेंगे आधा चाय का चम्मच, साबित सुर्ख मिर्च लेंगे 4 से 5 अदद, टमाटर 1 अदद ले लें, अदरक ले लें 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च ले लें 2 अदद और कड़ी पत्ते 12 से 15 अदद जो भी अगर आपको अवेलेबल हैं वो लेके उनका हम इसमें अच्छा सा एक तड़का बना के ऊपर, क्योंकि दाल के ऊपर अगर हमारी एक वो तड़ी की लेयर ना हो तो वो एक बहुत अच्छा उससे जो है ना वो लुक भी आ जाती है। अभी देखिए सिर्फ टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे, दालें हमने ऑलरेडी बॉईल की हुई हैं। अगर अभी हमारी दालें बॉईल नहीं होती तो हम इनको, आपको हमने बताया कि क्योंकि हर दाल का एक अलग कुकिंग टाइम है, जैसे चने की दाल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, माश की दाल जो हमने बॉईल की है इसको ऑलरेडी ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी अगर मूंग की दाल लें धुली हुई तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, मसूर की दाल है लाल वाली ये भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए इनको आपने उस स्टेप को देखते हुए आपने इनको बॉईल करना है, क्योंकि फिर वरना ये होता है कि जो दाल वगैरह कुक हो जाएगी फिर वो लगना शुरू हो जाती है। तो ये 1-2 टिप्स आपको दे रहे हैं ताकि आप इनको फॉलो कर लें। मैं दालें ऐड करना शुरू कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मसाला क्यों जल्दी तैयार हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि यार टमाटर गल ही नहीं रहे। होता ये है कि हम लोग जब इस तरह पानी इसके अंदर जब भून रहा है मसाला, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती, मैं इतना पानी डालती हूँ कि वो थोड़ा सा पानी जो है वो उसको इस तरह करके नीचे जो मसाला लग गया वो उतर आए। इस तरह करके आपने किया, जब थोड़ा सा ये वाला पानी कम हुआ फिर आपने थोड़ा पानी डाला। अक्सर में लोग ना टाइम अपना सेव करने के लिए ना एकदम से बहुत पानी डाल देते हैं, फिर वो उबलना शुरू हो जाता है। आपने उसको उबालना नहीं है। अब ये देखें विद इन फ्यू मिनट्स आपके टमाटर जो है वो घुल गए। बिल्कुल आपका काम डन हो गया। बट अगेन तरीका आना चाहिए चीज़ को करने का। जी जी, अभी हम इसमें एक एक करके दालें ऐड करना शुरू करते हैं। एक दाल डाली, हल्का सा उसको भून लिया आपने, उसके बाद 1 बाय 1 आप अपनी दालें ऐड कर दें सारी। लाइए जी, पानी इसमें जाएगा। जी जी, पानी जाएगा इसके अंदर, पानी साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से इसमें पानी डालते जाएंगे। तो ये जो है अब आप देखिए कि ये इतनी क्वांटिटी इसकी तैयार हो जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप ये बना के हाफ फ्रीज भी कर सकते हैं और बाद में आप बेशक इसमें थोड़ा सा अगर मीट डाल देते हैं। यही स्टेप है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके घर में आपने ये फ्रीज की हुई है, आपने घर में आलू गोश्त या कोई इस तरह की चीज बनाया, कुछ कोरमा बनाया, अब आपका मीट बच गया है, आपने मीट हड्डियों से उतारा और उसको इसके अंदर डाल के घोट दिया। बिल्कुल बेहतरीन दालचा टाइप चीज आपकी तैयार रेडी हो जाएगी। हाँ जी, ये देखिए, मतलब चीज़ें क्विकली भी, मज़े मज़े की चीज़ें क्विकली भी हो सकती हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि औखी औखी चीज़ें जो है ना वो ही मज़े की होती हैं, कि जैसे हलीम को या निहारी को टाइम बहुत लगता है, तो वो आप बहुत मज़े की बहुत डिफरेंट चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। जो लोग टिपिकल दाल खा खा के बोर हो गए हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये इस स्टेप पे बिल्कुल जैसे आपको बताया कि ये हलीम का आप ये समझें कि एक स्टेप ये रेडी हो गया, दूसरी तरफ आपने कोरमा रेडी करना है उसका सेपरेट। अगर आपने
प्रॉपर भी बनानी है तो उसका कोरमा रेडी करके आप उसको बिल्कुल अच्छे से मसल के और इसके अंदर यहाँ पे स्टेज पे ऐड कर दें, थोड़ा सा इसको घोट लें और बिल्कुल आपकी बेहतरीन सी तरीम जो है वो रेडी हो जाएगी। ये इस वक्त विदाउट मीट है लेकिन इसमें इतना अच्छी बट प्रोटीन आपको की मीट डालने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है व्यूअर्स, बिकॉज द पॉइंट इज दाल में नो डाउट कार्बोहाइड्रेट होता है बट एक उसके अंदर पोर्शन होता है प्रोटीन का जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जानवरों के लिए हम और क्या कर सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है, आपके ख्याल से सजेशंस के तौर पे? जैसे एक तो चीज़ जैसे चिड़ियों को पानी डालना, मिट्टी का बर्तन प्लीज़ व्यूअर्स। मेरी एक दोस्त है वो बड़ी क्यूट है, उसने मेरे घर देखा तो उसने भी ना बर्तन रखने शुरू कर दिए बाहर, लेकिन उस जगह मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं तो उसने स्टील के बर्तन रखे। वो गर्म अब कोई भी जानवर जो है वो चिड़िया जो है ना तो दाना खाए ना पानी पिए, कहती है यार तुम्हारे घर तो मैंने कहा एक तो आपने बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे वो बेचारी आने से डरेंगी कि ह्यूमन बीइंग्स का बहुत आमदो रखता है, किसी जगह ऊपर करके रख दो, बेशक अपने जो गेट है उसके ऊपर जो एरिया उस पे रख दो ताकि वो। मैं कहा दूसरी बात, स्टील की चीज़ गर्मी में इतनी गर्म हो जाती है कि वो आपको जला देती है। कभी स्टील का बर्तन बाहर गर्मी में रखें और उसको जाके पकड़े, आपका हाथ सड़ जाएगा क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपने इस तरह से चिड़ियों के लिए कुछ डालना है तो ऐसी चीज़ डालें जो गर्मी कंडक्ट नहीं करती, यानी कि बेहतरीन तो है मिट्टी के बर्तन। हम क्या करते हैं कि इतने बड़े मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो हमने कुछ 6 लिए हुए हैं, एक सेट हम अपने मेन फ्लोर पे रखते हैं, एक हम छत पे रखते हैं और एक हमारे घर की बैल्कनी है जहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह बहुत आना पसंद करती हैं। मिट्टी का बर्तन में पानी, और वो पानी हम बार बार रिफिल करते हैं पूरा दिन। रात को कहती हूँ, रात निकल गई, अब अगले दिन सुबह उधर जब बाजरा डालने के लिए गए उस बर्तन को उठाया, अच्छा सा पाइप से साफ किया और फिर पानी डाला। देखें अगर गंदा पानी हम नहीं पीना पसंद करते तो फिर जानवरों को भी साफ पानी दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपने कभी किसी जानवर को गटर का पानी पीते हुए देखा है? नहीं। तो अगर एक बर्तन के अंदर बार बार आप पानी डाल रहे हैं साफ किए बगैर तो जानवर नहीं पिएगा। सो प्लीज बाजरा आपने डाला, हम क्या करते हैं जिसमें हम बाजरा डालते हैं वो 2-3 दिन देखते हैं कि अगर बर्ड्स ने बिट फिट ना उसमें की हुई हो, फिर हम उसको फेंक के फिर नया बाजरा डाल देते हैं। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है खुद ही खत्म हो जाता है और जानवर खा जाते हैं। सो देखें व्यूअर्स, छोटी छोटी चीजें हैं। घरों के बगैर अगर आपके सायेदार, घरों के बाहर अगर सायेदार दरख्त होंगे तो इंसान क्या जानवर भी वहाँ पे साया ले सकते हैं। अक्सर मेरे घर के बाहर जो है वो जो डॉग्स वगैरह होते हैं, आप देखेंगे मोहल्ले के जो रैंडम टाइप होते हैं शेड में बैठे होते हैं, हम वहाँ पे बाहर एक पानी का बर्तन रख देते हैं और एक हमने वहाँ पे एक भांडा सा रखा हुआ है इसी तरह मिट्टी का जरा बड़े साइज का, उसके अंदर जो घर में इस टाइप की रोटी शोटी इस तरह की चीज़ों की कॉम्बिनेशन हमने वो डाल दी। ऑब्वियसली उस तरह की चीज़ें नहीं डालते जो उनके लिए नुकसानदेह है। हड्डियां भी अगर डाली तो अच्छी तरह से वॉश करके डाली ताकि सालन वगैरह। देखिए ख्याल रखने का एक अच्छा अंदाज भी है और एक बुरा अंदाज भी है। बिल्कुल ऐसा ही। आप मेरी दोस्त हैं, आपकी जैसे कि इमेजिन करते हैं बर्थडे, मैं आपके आके कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम आमना हैप्पी बर्थडे, खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आमना हैप्पी बर्थडे। अब मतलब ना करो, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज जो काम करें दिल से करें, तरीके से करें, अच्छी नीयत से करें ताकि वो जानवर भी आपको दुआएं दें और देखें उन दुआओं के इवज सवाब भी मिलना है ना आपको। सो मेरे ख्याल से हमें अपना नाम या अपने आप को उन लोगों, हमारा नाम उनमें शुमार होना चाहिए जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ के लिए आसानी पैदा करते हैं। लोग मुझे बड़ी दफ़ा कहते हैं कि यार तुम बहुत लकी हो। व्यूअर्स, मैं लकी नहीं हूँ, मेरी अल्लाह मियाँ के साथ बड़ी अच्छी सी डील बनी हुई है कि या अल्लाह ताला मैं आपके बंदों के लिए मेहनत करती रहूँगी और एफर्ट करती रहूँगी। 2 चीज़ें, सबसे पहले तो मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा प्लीज़, और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हाथ अल्लाह मियाँ देने वाला रखना, मांगने वाला नहीं। और तीसरी, या अल्लाह ताला ऐना दे जिन्ना साम सका, औकात से बाहर ना हो, क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं। हमें और चाहिए, लेकिन उस और के साथ हमारी पर्सनैलिटीज़ में फिरौनियत आनी शुरू हो जाती है। वाला मांगना चाहिए, रिस्क भी बिल्कुल बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ चलें, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदला में ज्वाइन करेंगी। आज उनसे भी कुछ हेल्थ की बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि अगर 5-5 दालें कंबाइन करें वो बेनिफिशियल है या नुकसानदेह, ये डिटेल्स हम लेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है ज़ैनब गोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज का टॉपिक वैसे तो हमने 2-3 बातें करनी है। एक तो जो किचन में हम 5 दालों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उस पर भी मैंने कुछ बात करनी है। देन ऑफ कोर्स आज लीची पे भी बात करनी है, क्योंकि मतलब देखिए ना, स्ट्रॉबेरी और बहुत सी चीज़ें किन्नू शिन्नू आउट ऑफ सीज़न चले गए, लीची आ गई, आड़ू तो है आया हुआ, उसके अलावा आपके खुबानी आई हुई है, आलू बुखारा आया हुआ है और लीची भी आई हुई है। आम अपनी जगह, लेकिन आम के अलावा भी बहुत से फल हैं, तो ये हमने बात करनी है। लेकिन क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एक सवाल है जहाँ पे इंसानों की न्यूट्रिशन और डाइट और इन सब चीज़ों की हमें बड़ी फ़िक्र होती है, तो क्या जानवरों की भी अपनी कोई एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। और तो फिर घर वाले सालन रोटियां क्यों डाल देते हैं उनको? अच्छा, मज़े की बात है कि चंद प्रिविलेज्ड एनिमल्स जो होते हैं ना, जो घरों में होते हैं, वो तो बेचारे सुकून में आ जाते हैं, रह जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, उनको तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो अच्छा मिल जाता है खाने पीने को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बिल्कुल स्ट्रीट एनिमल्स हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल कुछ भी जो है ना वो नहीं होता। और पता है, यही वाली बात मैं अभी बात कर रही थी आमना से कि जिस तरह हमारे घर इस तरह, क्योंकि हमने दरख्त ऐसे लगाए हुए हैं कि इंसान तो आके बैठते हैं, जानवर वगैरह भी, डॉग वगैरह भी अक्सर आके बैठ जाते हैं, और बेचारे वैसे डरे हुए भी होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर कुत्ते वगैरह बाहर आ जाएं तो मारना शुरू हो जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। मुझे ये होता है कि यार इतनी गर्मी है, बेचारों को अगर साया मिल जाता है, पानी डाल दो, तो हम पानी तो डालते हैं, लेकिन खाने का क्या करते हैं? देखिए, मेरे डॉग्स का तो खाना बनता ही है, बिल्कुल वो खाना, प्लस अगर घर में जैसे रोटी बनी है, हम रोटी में नमक नहीं डालते, जो डॉग्स के लिए डेंजरस होता है। रोटी इज़ नॉट बैड फॉर अ जानवर, अगर उसके साथ आप कॉम्बिनेशन डालें और सालन, मिर्ची वगैरह ना डालें। लोग क्या करते हैं, बचे हुए सालन बाहर डाल देते हैं। देखें, वो तो बेचारे भूखे हैं, वो तो खा जाएंगे, लेकिन खाने के बाद अगर उन्होंने बीमार हो जाना है या उनको कोई डैमेज हो जाने सिस्टम, तो ज्यादती है। बिल्कुल। तो हड्डियाँ वगैरह भी अगर डालनी है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, उनको धो के साफ करके नीट करके डाल दें। अच्छा, इसमें ना हमें एक तो चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, जो जानवर आप घर पे रख रहे हो, आपने ख़रीद के लाए हो, अब तो इतना ज़्यादा मॉडर्न ज़माना हो गया है, आप उसकी पिक्चर अपलोड करो, उसकी ब्रीड, उसकी सारी चीज़ें निकल आती हैं और आपको पता होता है कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है, इसको कौन सी चीज़ आप दे सकते हो, इसकी न्यूट्रिएंट और आपने इसको खाना दिन में कितनी दफ़ा देना है। जैसे कि जो बहुत बड़े डॉग्स होते हैं उनको एक टाइम ड्राई फ्रूट और एक टाइम वेट फूड दिया जाता है। जो छोटे पपीज़ होते हैं, जो अभी बेबीज़ होते हैं, वो दिन में 4 दफ़ा 6 दफ़ा भी खुराक लेते हैं। अगर माँ का दूध पी रहे हो तो दिन में 3 दफ़ा, अगर माँ का दूध। सो व्यूअर्स, जिस तरह इंसान की ज़रूरतें उस तरह जानवरों की भी हैं। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई जिम्मेदारी अगर उठा के घर लेके आ रहे हैं उसको पूरा करें। और अगर नहीं उठा रहे और अगर इर्द गिर्द भी जानवर हैं तो उनको देखें। टर्की से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। तुर्की में स्पेशली अगर इस्तांबुल अगर आप जाएं तो उन्होंने तो अपने घरों के बाहर सेटअप्स ऐसे लगाए हुए हैं कि कोई भी, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हो तो लोगों ने अपने घरों के अंदर ऐसे सेटअप्स लगाए हुए हैं बाहर कि भाई उनके पास सोने की भी जगह है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है। कोई बीमार जानवर कोई देखता है, वो लगता है कि जैसे किसी के घर का किसी का पेट नहीं है, तो उठा के लेके उसका इलाज करवा के वापस उसको स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको नुकसान कोई नहीं पहुंचाता स्ट्रीट पे। एग्जैक्टली। और हमें यहाँ पे जानवरों को बचाना पड़ता है, जानवरों से नहीं, इंसानों से। और हमें ना चंद चीज़ें और जो अपने पार्ट पे करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपके घर पे कोई भी बर्तन टूटता है, कोई भी ग्लास टूटता है, उसको एज इट इज़ डस्टबिन में डिस्कार्ड ना किया करें। उसको किसी कपड़े में, पुराना बेशक हो, ज़रूरी तो नहीं कि आपने कोई अच्छा ही करना है, कोई किसी पुराने कपड़े में रैप करके फेंका करें कि किसी जानवर को उससे जो है वो चोट ना लग सके। आप खुद देखो, अल्लाह ना करे कोई बर्तन टूटता है, आप उठा रहे होते हो तो आप इतने ध्यान से उठाते हो कि आपको इसकी कोई लग ना जाए चीज़। अच्छा, हमारे नेबर्स में एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि, और हमें किस तरह पता चला कि वो जो घर में काम करती थी खातून, उस पे ना बहुत ऊंचा ऊंचा ना नेबर्स में खातून चीख रही थी। अच्छा, मैं भी घबरा गई, इर्द गिर्द वाले भी, कि बाहर खड़े होकर गराज में चीखें मार रही हैं, तो जो भी घरों के बाहर हैं या जिनके घर की खिड़कियाँ खुली हैं उनको आवाज़ आ रही, जुर्रत कैसे की, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इंसान हो, तुम इंसान नहीं हो। भाई उसने चूहे मारने की दवाई कूड़े के अंदर जो खाना फेंका हुआ था उसमें मिक्स करके फेंकी कि भाई जो जानवर है वो आके ना बाहर से थैले फाड़ जाते हैं जो कूड़े के बाहर पड़े होते हैं, तो उनकी बाजी ने कहा कि इस कूड़े को
प्रॉपर जगह के जाकर डिस्पोज किया करो। उसने जहर डाल के उसको डाल दिया कि एक ही दफ़ा जानवर मर जाएंगे। आए है वो खातून खुद एक एनिमल लवर, वो ज़ारों कतार रोए और उस खातून पे चीखे मारे। खैर हमने उनको काम डाउन किया, उन्होंने उस औरत को वहीं पे मौके पे जॉब से निकाल दिया। सच्ची बात है, मेरे में भी नहीं हिम्मत थी कि मैं उन्हें कहूँ ना निकालें, क्योंकि मेरा खुद मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। और वहाँ पे मरे हुए जानवर पड़े हुए थे उनके घर के बाहर। तौबा। इसी तरह तो उनको पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, और उनमें से एक तो मतलब उनमें से एक ऐसी बिल्ली थी जो उनके घर स्पेशली आके खाना खाती थी और वो बाजी पानी और इस तरह की चीजें उसको बाहर डाल के देती थी। देखिए जरा, तो बात ये कि एक घर में जहाँ पे जानवरों को प्यार किया भी जाता है वहां पे भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं और इतनी अजीब हरकत। और वो बार बार कह के बाजी वो आके तंग करते थे। उन्होंने कहा तुमने जानदार चीज की जान ले कैसे ली, तुमने कत्ल की है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इंसान का कत्ल करे या जानवर का करे, आप एक जान अल्लाह की बनाई हुई चीज की जान ले रहे हैं। ट्रू, दैट इज ट्रू। खैर, ये एक बात इसलिए बार बार व्यूअर्स कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात चल रहे हैं। लोग बच्चों को उन्होंने अपनी बीबी गनें दी हुई हैं जिनसे वो छिपकलियों को मार रहे हैं और जानवरों को मार रहे हैं। और बात ये कि उससे जानवर मरता तो नहीं है, शदीद अजियत में होता है। बिल्कुल ऐसे। फिर उनको तंग करना, उनको टॉर्चर करना, उनको मार देना। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपके घर की दहलीज के बाहर है ना, आप उनको अपनी जिंदगी जीने दें, आप अपनी जिए। एग्जैक्टली आप अगर किसी के लिए आसानी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुश्किल मत उसके लिए बने। याद है वो एक मूवी आई थी प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसमें जो एक बात मुझे बहुत बुरी तरह हिट की ना, उसमें ये होता है कि जो एप होते हैं, गोरिल्लाज वगैरह होते हैं, वो एप्स जो हैं वो दुनिया को टेक ओवर कर लेते हैं। और उसका रिजल्ट वो होता क्यों है, एंड में उसकी कंक्लूजन क्या होती है कि इंसानों ने हालात, मुआशरा, नेचर के साथ इतनी ज्यादतियाँ की, जो इंसान के सबसे करीब तर मखलूक थी बांदर, एप्स, उन्होंने टेक ओवर किया और फिर उन्होंने कहा कि हम सिस्टम ठीक करेंगे, ये इंसान तो इस काबिल ही नहीं है कि इन पे दुनिया छोड़ी जाए। तो उस दिन से डरे व्यूअर्स, जब नेचर बगावत करेगी और हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं किचन में जो सिचुएशन चल रही है, फिर लीची की तरफ आएंगे। जी, आपने क्या क्या दालें कंबाइन की हैं शेफ आमना? हमने 5 दालों का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिनमें से 4 हमारे पास दालें हैं। माश की दाल है वॉश, मसूर की दाल है वॉश, और उसके साथ जो हमारे पास होती है जो चने की दाल एक हमने ले ली, उसके साथ हमने ले ली है जो जौ होते हैं ना, बार्ले, वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। और ये हम लोगों ने ये सारी दालों को मिला के एक बहुत अच्छा सा कॉम्बो बना रहे। ज़्यादातर बनाते हैं 4 दालों के साथ, तो हमने आज ये 5 दालों का एक पंचमेल दाल बनाई है। तो आप इसके बारे में बताएं कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है या नहीं? असल में होता ये है ना कि बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ों को कंबाइन नहीं करना चाहिए। कभी कभी गलत कॉम्बिनेशंस पे भी फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गाइडेंस चाह रहे हैं कि इस तरह अगर कोई भी दालों का मिक्स बनाना चाहे, जैसे जौ में फ़ाइबर इतना होता है कि वो आपके निज़ाम हज़म और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बड़े अच्छी तरह हल कर देता है। इवन डायरिया प्रोन लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मज़े की बात है कि जो आपने दालों को कंबाइन किया ना ओट्स के साथ, इसका सबसे मज़े का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको इसके साथ किसी भी रोटी चावल की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपने ऑलरेडी उसके अंदर कार्ब्स भी ले लिए, प्रोटीन भी ले लिया, आपका फ़ैट भी आ गया। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसके ऊपर अगर चलें, दालें जो हैं वो आपके लिए न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत इनरिच सोर्स है। हम अलग अलग दाल जब ले रहे होते हैं, हम शायद उसकी क्वांटिटी को बहुत कम ले लेते हैं। जब हम चारों को इकट्ठा करके ले रहे हैं तो वो हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, हमारी बॉडी में जो है विटामिन्स और मिनरल्स उसको बड़ा अच्छा बूस्ट करेगा। और लोग अक्सर कहते हैं, हम देखते हैं कि जी मेरी तो स्किन बड़ी ख़राब हो रही है, मेरे बाल बड़े ऐसे हो रहे हैं। वो इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि आपने दालें सब्जियाँ बिल्कुल छोड़ दी हैं। मैं बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कहते हैं दाल बनी है क्यों गरीब हो गए हो। हालांकि मुझे लगता है कि दाल जो है वो शायद एक अमीर का खाना है जो आपको बड़ी एक इनरिच्ड सोर्स देता है, एंटी एजिंग की तरफ आपको लेके जाता है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसको हेल्दी कर रहा होता है और आपको एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स और मिक्सचर जो है वो मिल रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, मैं तो अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको रात को भूख जैसे नहीं लग रही होती या समझ ही नहीं आता कि रात में क्या खाएं, डेली बेसिस पे ग्रिल्ड चिकन खाना या मीट खाना लोग पहली बात अफोर्ड नहीं कर पाते, दूसरी चीज़ डेली खा खा के आप तंग आ जाते हो और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। जानी बात यह है कि पता नहीं क्यों इसमें मेरी भी गलती है।
मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहती रही हूँ हाई प्रोटीन, बट व्यूअर्स मैं तो वही आपके साथ शेयर कर रही थी जो डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, जो सबसे ज़्यादा रिसर्च कहती थी। अब हाई प्रोटीन सर्टन लोगों के लिए है अच्छी, बट जिनकी रिक्वायरमेंट है, मेरे जैसे बंदे को हाई प्रोटीन खुराक की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं अब अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने की काम करती हूँ। मैं मसल्स को नहीं बिल्ड कर रही, मैं अपने एग्जिस्टिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। इसलिए मुझे दिन में 500 ग्राम प्रोटीन की या 300 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा वेट 48 किलोज है, मुझे 100 ग्राम प्रोटीन का चाहिए, क्योंकि दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 110 पाउंड्स। जिस बंदे का जितने आपका वेट है पाउंड्स में, राइट? पाउंड्स में, नॉट केजीज में, उतना आपने प्रोटीन दिन का लेना है। एग्जैक्टली और वही आपके लिए हाई प्रोटीन डाइट है। कुकड़ पूरा कुकड़ खा जाते हैं दिन में। दो साइड्स पे हम रहते हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, या हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या हम प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले रहे। अब जो एज लिमिट है ना, जो प्रोटीन ले रही है, वो लिटरली 15 से लेके 35 साल के हैं जो प्रोटीन सिर्फ खा रहे हैं। 35 से ऊपर जो लोग हैं ना, उनको लगता है कि शायद अब हम लोगों ने प्रोटीन खाना ही नहीं है। आपको अगर यूरिक एसिड है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि बहुत हाई अमाउंट्स में आप प्रोटीन लो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हमेशा हाई नहीं रहेगा। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आप उसके लिए एक्सरसाइज करो, वॉक करो। अगर आप जो है ओबेसिटी की साइड पे हो तो अपने वज़न को कम करो। उस दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका वेट ऑलमोस्ट 145 किलोज था और उसका यूरिक एसिड जो था, आप बिलीव करो 7.2 था, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो थे वो भी उसके बिल्कुल ठीक थे। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो? उसने मुझे कहा कि चाहे मेरा वेट ज़्यादा है, मैं खाता ज़्यादा हूँ, मैं स्ट्रेस ईटर हूँ और मेरी जॉब ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से एक्सरसाइज या जो वॉक है ना, उसको लाजमी तौर पे इनकॉर्पोरेट करता हूँ। अब उसका वेट क्यों ज़्यादा था, लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि अगर ये वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। उसका जवाब ये है कि जब आप वॉक और एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपका वेट कम नहीं होता। अब देखें ना, मेरे बेटे हमजा का यही इशू है। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। हमेशा मुझे लोग कहते हैं अपना साइज़ देखें और उसका देखें। प्रॉब्लम ये है कि हमने लास्ट ईयर समर में जब उसके पूरे टेस्ट वगैरह और चीज़ें करवाई, क्योंकि पहले भी वेट का होता था ये वो, तो वी रियलाइज्ड कि हमजा की बड़ी सवियर, थोड़ी नहीं बड़ी सवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक के बीच में। अब जब उसको उन इंजेक्शंस पे डाला गया जो लोग बेतुके आजकल लगा रहे हैं वेट लॉस के लिए, उसका इंसुलिन बैलेंस में आया। लास्ट समर से लेके अब तक नॉर्मल तरीके से हमजा ने 20 किलो वेट कम कर लिया। बिल्कुल। अब देखें, जिस बच्चे को वजन चढ़ा है 20 साल में, उससे मैं ये उम्मीद करूं कि 3 वीक्स के अंदर वजन कम हो जाए, आई एम सॉरी, मैं ना तो अपने बेटे को इस सिस्टम को शॉक में डालूंगी, ना मैं उसके साथ ज्यादती करूंगी। बिल्कुल। मैं अब उसको वापस बैलेंस में लेके आऊंगी जिस तरीके से ये मसला पड़ा था, ताकि हम चीजों को बैलेंस। हम यही कहते थे यार एक्सरसाइज भी करता है, पावर लिफ्टिंग भी कर रहा है, चर्बी नहीं उतर रही। ट्रेनर उसका आगे से क्या कहता है कि उसके अंदर मसल है, लेकिन ऊपर से चर्बी की लेयर उतारनी है आप ही, और वो इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि इसकी इंसुलिन अब माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, विद डॉक्टर की वो, और आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन गिर रहा है। हाँ, क्या हमजा आपकी तरह स्किनी लड़का होगा, आमना की तरह स्किनी लड़का होगा? नहीं, हमजा की बॉडी टाइप ही वो नहीं है, लेकिन एक हेल्दी वेट पे जो 6 फुट 2 इंच के लड़के का होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमजा जो है वो एक हेल्दी हो। बेशक जो है वो वेट बहुत कम ना हो, लेकिन हेल्दी हो, उसकी इंसुलिन जो है वो बैलेंस्ड आउट हो, वो एक्सरसाइज वॉक कर रहा हो और अपने डेली के चोर्स जो है वो खुद कर सके। ये हेल्दी होने की डेफिनेशन है। अगर आप कभी भी यहाँ पे स्किनी होने की बात नहीं करते व्यूअर्स, हम बात करते हैं सेहतमंद होने की। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका बेटा 45 किलोज का भी है लेकिन हर वक्त बेड पे गिरा रहता है, वो अपने डेली के काम नहीं कर पाता, तो वो भी परेशानी की बात है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की रूट कॉज क्या है। रूट कॉज को ठीक करें, और वही हम कर रहे हैं। अब हर रोज सुबह वो मेरे साथ आज हमजा में नहीं थी हिम्मत, ज़ैनब नहीं थी, वो बहुत टायर्ड था, वो कह रहा था मामा मैं नहीं सोया। मैंने कहा बच्चे चाहे 15 मिनट कर लो। मैंने अपना 1 घंटे की एक्सरसाइज की, उसने सलमान भाई के साथ 15 मिनट ही एक्सरसाइज की, बट उसने की। मैंने एक बात अपने बच्चों को और आपको भी हमेशा समझाई है, ऐसे ही है कि 90% काम है शोइंग अप, यस, पहुंच जाए।
बाकी 10% है वो हिम्मत और मेहनत। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सिर्फ अपने बच्चों के नहीं, मुझे अपना बच्चा आप भी मेरा कहती ही है ना, बेटा, आप भी सिर्फ मेरी ही बेटी कहती हो। नहीं है, करवाती है। मैसेज कर करके पूछती थी पहुंच गई हूँ, अच्छा पिक्चर भेजो पहुंचने की और लेटेस्ट भेजो। नो माय पॉइंट इज, देखो ज़ैनब, छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस होती हैं, छोटी छोटी होती हैं जो मैंने इस 45 साल की उम्र पे भांड किए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग 20s में करें। इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू। और जो गलतियां मैं करती हूँ मैं इसलिए ऑन एयर मारती हूँ कि भाई अगर शेयर करती हूँ कि भाई आपने भी अगर ऐसी गलतियां की हुई हैं, इट्स ओके, हम इंसान हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है कि गलती को फौरन मॉडिफाई करके बेहतरी की तरफ जाए। मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो बहुत उछल कूद है, वो स्किनी से हैं। एक बच्चा जो है उसका है कि इशू, हम वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन एफर्ट कलेक्टिवली करना होता है। और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं उठूंगी हर रोज सुबह 6 बजे और उसके साथ बाहर कमरे के नहीं खड़ी होंगी और कहूँगी चल हमजा एक्सरसाइज करें, नहीं उठेगा। तो कभी कभी अपने आप को भी थोड़े टॉर्चर से गुजारना पड़ता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे लीची की। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एंड हमारे साथ हैं ज़ैनब कोंदल जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। ज़ैनब, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पहले हाफ में हम वो चीज़ें एड्रेस कर लें जो ऑब्वियसली यू नो दैट माइट पर्टेन टू यू एज वेल, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात करें तो जानवर भी अप्लाई होते हैं। बिल्कुल। देन ऑफ कोर्स जो दालें हम किचन में बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो देन हम आज ही मॉडिफाई कर लें। आपने कहा वो भी एक अच्छी चीज़ है। फलों और सब्जियों पे आपका हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। फलों की बात करें तो आजकल के सीजन के फ्रूट्स को भी हमने टच किया थोड़ा सा। लीची आपने क्यों सिलेक्ट की आज? लीची हर बंदा नहीं खाता। इट्स वेरी स्ट्रेंज, जबकि इतने मजे का फल है, हर बंदा नहीं लीची खाता। मैं आपको जो आप बताऊं, मैं खुद उनमें से थी जो लीची नहीं खाते थे। हालांकि मैं एक फ्रूट लवर हूँ और मैं ये बात करती हूँ, मुझे अगर किडनैप किसी ने करना हो तो वो फ्रूट के पीछे कर सकता है कि मुझे इतना फ्रूट पसंद है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ तो मुझे होता है अच्छा मैं यहाँ का फ्रूट ज़रूर खाऊँ। और मज़े की बात है, मैं लीची बहुत टाइम तक नहीं खाती थी जब तक मुझे इसके फ़ायदों का और न्यूट्रिशन का नहीं पता चला था। मज़े की बात है कि अगर लीची के फ़ायदों में हम बात करें, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि शायद ये कोई बहुत शुगरी फ्रूट है या बहुत खट्टा फ्रूट है। दोनों चीज़ें इसके बारे में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको येलो या थोड़ा सा जो स्लाइटिश वाइटिश सी होती है अगर वो लेते हो, जिसका कवर की बात करी हूँ, अंदर से नहीं, कवर लेते हो तो वो भी थोड़ी कच्ची होती है और वो थोड़ी तुर्श होती है, थोड़ी खट्टी होती है। और अगर आप रेड वाली लेते हो तो वो मीठी होती है और वो बड़ी मज़ेदार होती है। लेकिन और लोगों अगर ने वो जरा ब्राउन की तरफ चली जाए ना, वो एक तो येलोइश होता है, एक होता है ब्राउन हो जाती है, वो रेड से ना और पक जाती है, वो और भी मीठी होती है, और मीठी हो जाती है। अब इसमें होना क्या शुरू हुआ कि लोगों ने ढूंढ के जो रेड वाली लीची है वो लेनी शुरू की। तो हमारी माशाल्लाह से जो मार्केटर्स हैं, जो बेचना चाहते हैं चीज़ को, वो इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने लीची पे स्प्रे करना शुरू कर दिया कि ये रेड हो जाए और लोग इसको ज़्यादा ख़रीदें कि ये पकी हुई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि अच्छा हम चंद दिन तक खाएं, क्योंकि जाहिर है हर किसी के घर में ऐसे लोग नहीं होते जो जाते ही एक दिन में ख़त्म कर देंगे। आप उतना फ्रूट नहीं लेते जो 1 से 2 दिन में हमारे खत्म घर में भी देखो इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी हर चौथे दिन फल लेके आते हैं। बिकॉज ज़ैनब हर रोज फल और सब्जी फ्रेश लेके आना जरा सा मुश्किल हो जाता है। तो बंदा एक दफ़ा जाता है तो कुछ फल कुछ सब्जियाँ आपको पता है अगले 3 दिन का आप ले आते हैं, जितने दिन चीज़ें ठीक रहती हैं। तो आप लीची जो है अगर वो थोड़ी सी येलोइश ले आते हैं तो आप उसको घर पे रख दे, पड़ी रहे तो वो बाहर पड़ी रहेगी तो वो खुद ही से पक जाएगी। और जो घर पे पकी होगी उसका आपको पता होगा कि इस पर कोई स्प्रेज नहीं हुए हुए, या आपके लिए बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है और आप उसको अच्छे से वॉश करें और फिर खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लीची के बेनिफिट्स में से एक बेहतरीन बेनिफिट ये है कि इसका जो पोटेशियम के लेवल्स हैं वो इसमें बहुत हाई होते हैं। यानी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज़ हैं, उन लोगों के लिए लीची जो है वो एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट है और आप अगर उसको इस्तेमाल करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट वीक एक पेशेंट थी
और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा मेरा जो पोटेशियम के लेवल्स हैं ना वो बहुत हाई रहते हैं, तो मैंने तो पिछले 5-6 साल से कभी फ्रूट्स ही नहीं खाए। और मैं उसको देख रही हूँ कि तुमने फ्रूट्स ही खाने छोड़ दिए। मैंने कहा अच्छा आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स अगर हैं तो आप वो दिखाएं और सारा। उसने खैर फ़ोन पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाई और आप बिलीव करें कि पोटेशियम के अगर नॉर्मल लेवल्स फॉर एग्जांपल 5 हैं तो उसका बहुत हाई क्या हुआ था जी 5.86, और मतलब इतना हाई नहीं है कि जिसपे आपने पिछले 5 साल से फ्रूट्स ही नहीं खाए। क्योंकि बच्चे हर बंदा नीम हकीम बना हुआ है ना, हर चीज गूगल पे ऑनलाइन पढ़ के। देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले दिनों ना एक रिपोर्ट आई, अब मैं भी चैट जीपीटी की फ़ैन तो हूँ, आई वोंट डिनाई इट। मैंने वो जो उसकी हाई एंड वर्जन है वो डाउनलोड की हुई है। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स मेरी ब्रांड्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। खैर मैंने ना उसमें वो रिपोर्ट डाल दी और वो सब कुछ डाल दिया, और आपको पता है रिपोर्टों पे लिखा होता है एज ये। चैट जीपीटी ने जो उसका बताया ना कि ये हो रहा है, रिपोर्ट देख के तो वो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्या चैट जीपीटी को हिस्ट्री पता है उस बंदे की? Exactly. क्या उनको पता है कि उसको डायबिटीज है और उनको हाई ब्लड प्रेशर का भी इस मसले के साथ फैमिली हिस्ट्री क्या है? अगर कैंसर का भी डायग्नोसिस है तो क्या अम्मी नानी किसी फैमिली मेंबर बॉडी किसी और चीज को गो थ्रू कर रही है या नहीं, कुछ तो नहीं लोग चैट जीपीटी से जवाब लेके इजी हो जाते हैं कि यार ये ठीक है। वो भी आपको सही जवाब नहीं दे सकता जब तक कंप्लीट पिक्चर, इसीलिए तो डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। मैंने भी यही किया जब हाई प्रोटीन एटकिंस डाइट्स ये वाली डाइट्स आई, मैंने फल सब्जियां छोड़ी थी। मैं कहा जस्ट प्रोटीन, और मैं वो वाला बंदा हूँ जिसको प्रोटीन से मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं तो निहारी की भी सिर्फ सालन खाने वाली खातून हूँ। सो द पॉइंट इज, अच्छा इस लड़की का भी मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट्स जो थी वो चैट जीपीटी और उन पे डाली हुई थी। उसने इसको बोला कि तुम जो है ना वो ये चीज़ें करो। अब ये उसके कहने पे पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, और अब चैट जीपीटी ने इसको जो बात कही थी ना उसके बाद ये मेरे पास आई थी। चैट जीपीटी ने इसको पता है क्या कहा, तुम्हारी हालत इतनी पतली है, ख़राब है कि अब तुम बिल्कुल डेथ बेड के करीब हो और तुम जो है ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। हालांकि उसकी जो रिपोर्ट्स सिर्फ वो स्पेसिफिक वो थी, उनके अकॉर्डिंग शायद वो कंडीशन चैट जीपीटी ने उसको ठीक बोली हो, लेकिन आपकी वाली बात उसको बाकी चीज़ें नहीं पता थी। जब बाकी चीज़ें हमने देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं था। हमने 2-4 लोगों ने मिलकर उसको वो किया तो वो ठीक हो गया। यू सी वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, अभी जैसे ब्रेक के बाद भी हम आईटी और डिजिटल वर्ल्ड की ही बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की हर चीज़ आप एआई से नहीं फॉलो कर सकते। 90% डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डायग्नोसिस के लिए आता है, रिपोर्ट आपको 50% कहानी बताती है, बाकी की 50% देख के, मिल के, चेक करके, नफ्स को मतलब फिजिकल पिक्चर भी देखनी जरूरी। अब मेरे साथ लोगों की लड़ाई पता है क्या होती है, वो मुझे कहते हैं कि तुम कंसल्टेशन के पैसे ज़्यादा लेती हो, डाइट प्लान के कम लेती हो। हाँ सही बात है, क्योंकि मैं कंसल्टेशन पे अगले बंदे के साथ 2 घंटे भी खपना पड़े ना, खपती हूँ। हाँ, और अगर सिर्फ डाइट प्लान चाहिए तो एक आपको जनरल सा डाइट प्लान मिल जाएगा। हाँ, आपको आपके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब जैसे जो इनके पास कंसल्टेशन के लिए जाता है वो ब्लड ग्रुप भी उनका जानती हैं, सारी चीज़ें जानती हैं, उनसे बात करती हैं, उनके हालात पूछती हैं, क्या खा सकते हैं क्या नहीं। जो बंदा मैसेज करेगा कि जी ये आपकी पेमेंट है, हमें डाइट प्लान दे दें, इतना वेट कम करना है, उसको फिर वही मिलेगा। अच्छा, लीची की बात को मुकम्मल करते हैं। लीची के अंदर विटामिन सी जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस और लेमन पे हमेशा फोकस करते हैं कि जी वो विटामिन सी के इनरिच्ड है। आपको पता है एक ऑरेंज से ज़्यादा लीची में जो है 5 लीची अगर आप खाते हो उसमें ज़्यादा विटामिन सी है, और 5 लीची तो कुछ भी नहीं है, हर बंदा बड़े आराम से बस खाता चला जाता है। और अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूँ तो 48 से 50 के दरमियान आता है, यानी इसको शुगर पेशेंट्स जो हैं वो भी तकरीबन 5 से 8 डेली बेसिस पे अगर खाना चाहें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई जो है ना वो नहीं है डायबिटीज़, तो क्योंकि आज से तकरीबन 15 साल पहले एक रिसर्च की गई जिसमें आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स को सिर्फ लीची ही खिलाई गई कि इनको चेक किया जाए कि क्या लीची इन पे क्या रिजल्ट्स देती है। और आप बिलीव करें डायबिटिक पेशेंट्स में इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए क्योंकि उनकी बाकी चीज़ों को बड़ा उसने रिकवर किया। आपके फैटी लिवर को ठीक करने में लीची बहुत कारआमद है। लीची का जो है ना आप सिर्फ वाइट पोर्शन खा रहे होते हैं, और अगर बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए क्विक रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ब्लेंडर लो, उसके अंदर लीची 5-7 डाल दो,
क्योंकि बच्चों को उसका वो लेदरी सा टेस्ट नहीं पसंद आता, जो कि सच बात है। उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें और आप उसको आइस के साथ ब्लेंड कर लो। नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, ना डालें, वैसे तो अच्छा सोडा है। मिलता है वाइट, जो अब मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात नहीं कर रही, प्लेन सोडा मिलता है जिसको स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं, वो डाल दें, बच्चों के लिए लीची फ्लेवर्ड फिजी ड्रिंक बन जाएगी, मज़ेदार। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। मेरा बेटा जल्दी से किचन में, क्या सिचुएशन है आमना? जी, पंचमेल दाल जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल रेडी है। उसको हमने थोड़ा सा तड़का लगा के एक अच्छा सा लुक भी दे दिया है, फ्लेवर भी दे दिया है। तो अब हम इसको चपाती के साथ, राइस के साथ, जैसे भी चाहे सर्व कर सकते हैं। ऑसम, थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब तो हमारे साथ नहीं होंगी, लेकिन डिजिटल दुनिया में किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सिर्फ अब एआई ही रह गया है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे पास डिजिटल दुनिया के कुछ ब्रिलियंट से एक्सपर्ट्स हैं। मसला ये है कि इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के जब भी हम बात करते हैं आईटी की, टेक्नोलॉजी की, तो बात होती है एआई की। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। उसी तरह जिस तरह एक ज़माना था जब हर बंदा कहता था कि भाई आईटी के अंदर लेके आए बच्चों को, आईटी के अंदर लेके आए बच्चों को, हुआ क्या कि हर बंदा अपने बच्चे को आईटी में ले आया और फिर आईटी में जॉब्स ही नहीं थी। अब आईटी के अंदर भी हर बंदा एआई 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 लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ एआई की ही जॉब्स रह गई हैं अब डिजिटल दुनिया में? अपने एक्सपर्ट से जानेंगे एंड देन डिजिटली किस तरह से हम अपनी अर्निंग मतलब एक हाउस होल्ड चला सकते हैं। क्योंकि हाँ एआई लेकिन एआई की वजह से बहुत सी नौकरियां कम भी हो गई हैं, उसकी जगह नई क्रिएट हुई हैं, लेकिन हम अभी तक ट्रेडिशनल मेथड्स में फंसे हुए हैं। सो आइए उन एक्सपर्ट से बात करते हैं जिन्होंने बहुत यंग एज पे अपने पैर बड़े सॉलिडली जमा लिए हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड। मोहम्मद मुस्तनसर रियाज हमारे साथ हैं, डिजिटल स्किल्स एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपको मैंने मोहम्मद बुलाना है या मुस्तनसर बुलाना है? मुस्तनसर बुला लें। ठीक है जी, वेलकम मुस्तनसर। और मुस्तनसर के साथ हमें ज्वाइन किया है शनीला किरण साहिबा ने। आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं एंड उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शनीला। अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। वैसे मेरे से 12 साल छोटे हैं, सर कहते हुए मुझे हंसी आ रही है, तो अगर बेटा मुंह से निकल गया तो माइंड ना करना। ये वो वाला बच्चा है जिससे दाढ़ी वगैरह उगा लिया ताकि ज़रा मैं अपनी एज से बड़ा लगूँ। समझ आ गई है मुझे मुस्तनसर आपकी। थैंक यू। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, कल भी हमारे पास जो बच्चा आया हुआ था उससे दाढ़ी उगाई हुई थी, तो मैंने कहा बेटा एज से बड़े लगते हो थोड़ी, मतलब कहते हैं आप ही सुन्नत तो अपनी जगह, जरा एज ज्यादा लगती है। तो लग रहा है इधर भी यही कहानी है कि लोग सीरियसली ले। नहीं, आप वैसे भी सबसे कम लगती हैं जितना भी एज आ जाए, लेकिन 45 साल की हो गई, अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं एज इसलिए शेयर करती हूँ कि सीधी बात है, अल्लाह का करम है, ऐसे ही है। 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से आज यहाँ पे पहुंची। एग्जैक्टली। तो जब अल्लाह ने इतना करम दिया कि इतने साल जिंदगी दी दी, तो मैं क्यों उसको छुपाऊं? बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं डिजिटल दुनिया की। क्या सिर्फ एआई रहती है डिजिटल दुनिया में? ये आप दोनों से मेरा सवाल है। जी सर। अच्छा, ये एक ना दुनिया में कोई एक वेव चलती है और पूरी जितने भी डिजिटल मतलब कि दुनिया होती है या स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसमें एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं। अब जैसे किसी दौर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप था, हर बंदा इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर उससे पहले एमबीए का दौर था, फिर एमबीए की तरफ आ गया। अब इसी तरह से जब कंप्यूटर साइंस का दौर हुआ, किसी एक ने अर्निंग स्टार्ट की तो सारे नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसी तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। अब एआई की एक बूम आई, एआई की एक वेव आई और एआई की तरफ लोग पीछे चलना स्टार्ट हो गए। लेकिन एआई से हटकर भी बहुत से मौके हैं, चांसेस हैं जो आप सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। शनीला जी, अगर देखिए जैसे कि इन्होंने डिस्क्राइब किया, मुस्तनसर ने बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि देखिए डॉक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रेक में मैं आपको कह रही थी, अगर ये बात आम हो जाए कि यार डेंटिस्ट की बड़ी डिमांड है, हर बच्चा जो है वो डॉक्टर बन के डेंटिस्ट बन जाए, तो क्या सबके दांत ठीक हो जाएंगे, मतलब आवाम के? लेकिन बाकी चीज़ों की भी तो ज़रूरत है। जी बिल्कुल, एक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा ना, एक ही चीज़ के पीछे सारे भाग रहे हैं। और जैसे आप लोग बात कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक वेव चलती है, आईटी की वेव चली थी,
इसके अलावा MBA की भी वेव चली थी, बिजनेस स्टडीज़ की। तब हर बच्चा MBA में BBA में घुस गया था और ये नहीं देखा था कि उनका एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसी तरह से हम AI को लेके चलेंगे। हर किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता, IT स्किल्स का भी, डिजिटल स्किल्स का भी हर किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडे। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाएं। आप दोनों से मैं आपके बारे में अब जानना चाहती हूँ। मुसल सर, आपका ये डिजिटल दुनिया में क्यों और कैसे एंट्री हुई, और आपकी भी, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट बेस्ड था या ज़बरदस्ती लाए गए, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है करियर चॉइसेस में। जी सर। अच्छा, मैंने जो मैट्रिक है वो बायो के साथ है, यानी ख्वाब था डॉक्टर बनना। अच्छा। और FSC पर इंजीनियरिंग है, तो शौक़ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनना। लेकिन ज़िंदगी में ना ख्वाब पूरी होता है ना शौक़ पूरी होता है, दोनों ही अधूरे रह गए। सो डॉक्टर भी बनना था, फिर जब स्विच किया इनटू इंटरमीडिएट तो सोचा कि यार इंजीनियरिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। फिर क्या हुआ? लेकिन एक पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करो, दैट वुड बी अ ग्रेट फील्ड इन फ्यूचर। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया, और जब कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया तो साथ में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग सिखाना स्टार्ट की थी। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर जो आपने फ्रीलांसिंग मुझे सिखाई है, जब वेब डेवलपमेंट हम सिखाते थे तो 2014 की बात है, तो मैंने उससे अर्निंग की है। मैंने कहा कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए? तो उसने कहा कि मैंने Elance, और उस टाइम हुआ करता था, फाइवर यूज़ किया है, तो उसके ज़रिए अर्निंग स्टार्ट की है। तो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड ऑप्शन, तो आप मुझे भी बताएं। और फिर उस टाइम मैंने अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया, फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया। और आज डॉक्टरों से और इंजीनियरों से बेहतर कमा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट की। दैट्स द पॉइंट ना व्यूअर्स, लोग रियलाइज़ नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर डॉक्टर ही बच्चा बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा तो उसका कुछ बनेगा। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, मैं ऐसे भी इंजीनियर्स को जानती हूँ जो इस वक्त वो जो गाड़ियों की सर्विस होती है, नाम नहीं ले सकते, जो चल रही हैं, जिनमें वो आते हैं, आपको पिक करते हैं और आपको एक से दूसरी जगह, तो जिस तरह बाहर के मुल्क में टैक्सी सर्विस होती थी, तो मैंने PhD स्टूडेंट्स देखे हैं ये वाला काम करते हुए। बिकॉज डायरेक्शन सही होनी ज़रूरी है व्यूअर्स। कर तो हम बहुत कुछ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके स्टूडेंट ने उनको आके कहा और टीचर ने स्टूडेंट से लेसन लिया, तो माइंड भी ओपन होना चाहिए टू लर्न। एग्जैक्टली। आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है मैम? मेरी स्टोरी शुरू तो इनके जैसी ही है, क्योंकि उस दौर में हर किसी का ख्वाब डॉक्टर या इंजीनियर बनना था या उसके बाद पायलट बनना था। तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, इस वजह से मैंने भी बायो ऑप्ट की मैट्रिक में और इसके बाद अच्छा, आप दोनों पहली दफ़ा आज मिले हैं Yes. हमारे सेट के ऊपर। लेकिन आपको हमारी जनरेशन के बहुत से लोग मिलेंगे जो डॉक्टर ही बनना चाहते थे। मेरी जान, आई एम द जनरेशन बिफोर यू गाइज, राइट? यू गाइज इन योर 30s, आई एम इन माई 40s। नाउ द पॉइंट इज, मेरी जनरेशन को भी जब मैंने कहा था मैंने मीडिया में आना है, तो आई कांट। आजकल तो माँ बाप कहते हैं हाँ हमारी बेटी जो है वो ये कर रही है, हमारा बेटा जो है वो एक्टिंग कर रहा है, ये वो। उस वक्त इतनी मायूब बात थी, इतनी मायूब बात थी कि मीडिया, उसी तरह जब आजकल पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई IT की डिग्री करनी है तो करो, ऐसे सिर्फ AI क्यों सीख रहे हो? उसको भी आपको पता है, कुछ पेरेंट्स मायूब कहते हैं, कहते हैं करना है तो फिर पूरी डिग्री करो कंप्यूटर साइंस की। तो क्या पूरी डिग्री कंप्यूटर साइंस की ज़रूरी है? आपकी स्टोरी ख़त्म होने के बाद फिर क्या हुआ? तो नेक्स्ट ये है कि मैं जब FSC हुई और मेरा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में, तो उसके बाद फिर मैंने स्विच की फील्ड, और कोई खातिर का मेरी भी करियर काउंसलिंग अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने अपनी चॉइस की बेस पे कि आजकल सब लोग BBA MBA कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो वो भी मैंने किया? जी MS बैंकिंग एंड फाइनेंस किया। आई एम अ पोजीशन होल्डर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट की और फॉर गुड 4.5 years मैंने कॉर्पोरेट में सर्व किया। 2 कंपनीज़ मैंने सर्व की इसी ड्यूरेशन में। लेकिन उसके बाद जो है वो मेरा थोड़े पर्सनल रीजंस थे। आई हैड 2 daughters ना, तो मेरी एक बेटी को कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जो देवर काइंड ऑफ रेयर डिजीज़ डायग्नोज, तो उसकी वजह से मुझे उसकी मल्टीपल सर्जरीज, शी अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरीज, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा करियर से। ओके ना? She is going through a different kind of things now, but that problem is quite better now, alhamdulillah. तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपको हमेशा उसके सर पे सलामत रखे। आमीन। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे जब उसका 1-2 साल का ड्यूरेशन गुजरा, ये कोविड के टाइम की बात है। उसके बाद जब मैंने इंडस्ट्री में वापस आना चाहा तो मुझे पता चला कि थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली ड्यू टू डिजिटल, ये जो रेवोल्यूशन हमारा आया हुआ था। और जिन्होंने कोविड के दौरान किसी तरह जॉब होल्ड कर ली,
उनके पास तो फिर भी नौकरियां थी, लेकिन जिनकी कोविड में छुट्टियां नौकरियां, आप दोनों को पता है Exactly. 90% लोग या तो अब अपना कुछ कर रहे हैं या घर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, मेरी जनरेशन और आपकी, हमारे बाद वाली जेन जी, आप लोग मिलेनियल्स हैं, जेन जी जो आई है वो कहती है जी साड़ी ऐसी नौकरी नहीं करनी, हमने नौकरियां क्रिएट करनी है। आप लोगों उस कस में फंसे हुए थे, घर वाले कह रहे हैं नौकरी, दिमाग कह रहा है कि अपना काम Exactly. जिसने हिम्मत करके कर ली वो आप दोनों की तरह कामयाब। तो फिर आपने फिर किया क्या? फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती और वो काइंड ऑफ उधर मैं स्टक हो जाऊँगी, ग्रोथ भी नहीं होगी क्योंकि डिजिटल स्किल्स नहीं सीख पाऊँगी। तो फिर मैंने यूट्यूब के ज़रिए जो है वो देखना शुरू किया कौन कौन सी डिजिटल स्किल्स अवेलेबल हैं। फिर उसमें से मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैंने उसको फ्री में यूट्यूब से सीखना शुरू किया और बहुत ही आगे जाके फिर मैंने थोड़े कुछ पेड कोर्सेज भी लिए, लेकिन बेसिक लेवल में सारा यूट्यूब से सीख चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने उन स्किल्स पे जो सीख चुकी थी उन पे काम करना शुरू किया, क्लाइंट्स लेने शुरू किए। तो इस तरह से मेरी डिजिटल जर्नी का आगाज़ हुआ। ये तो अब आपकी जर्नी है। अब आप मशवरा क्या देंगे हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को भी? देखें इस वक्त आपको 2 लोग देख रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं, ठीक है। कुछ यंग लोग भी देख रहे होंगे और बहुत सी माएँ और कुछ पेरेंट्स, फादर्स भी और एल्डर जनरेशन भी देख रही होगी। ठीक है। आप लोगों की तरह नौकरियां देने वाला, सिखाने वाला कैसे बना जाए, ना कि खुद जॉब के उम्मीदवार की तरह नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये मैंने आप दोनों से सीखना है। दैट्स वाई वी वांटेड 1 मेल 1 फीमेल, क्योंकि मेल जब 2 बैठ के बात कर रहे होते तो फीमेल कहते हैं हमें तो कुछ नहीं, हमारा ही मसले नहीं। तो आप अंडरस्टैंडिंग आवर इश्यूज एज विमेन एंड एज हमारे बच्चे होते हैं और फिर हमारे आने जाने के भी 100 मसाइल होते हैं यार। Exactly. कुछ औरतें तो इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट है। आप लोग तो सर सच्ची बात है पैदल चल के भी 6 किलोमीटर चले जाएंगे, एक औरत आधा किलोमीटर नहीं चल सकती 50 लोगों से हरास भी हुए बगैर। Exactly. सो दोनों अपना अपना एक हमें कोई फॉर्मूला बताएं कि अगर कोई आप लोगों की तरह इंडिपेंडेंट और कामयाब होना चाहता है। जी मुस्तन अच्छा, सर। इसमें बेसिकली 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ना एक स्किल सीखनी चाहिए, कोई भी एक स्किल ले लें। जैसे लेट्स सपोज के आप टीचिंग में ही हैं, मतलब अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि एआई ज़रूरी नहीं है। अब मैंने कल परसों एक सेशन दिया तो मैंने 10 मेथड्स बताए जिनके ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है आपको टीचिंग में रहते हुए। और उसमें एक पे teachers.com एक वेबसाइट है, इस तरह प्रेपली है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर आपको $10 से $20 पर और जो है ना वो पे कर रहे होते हैं जस्ट फॉर द मेंटोरशिप। फिर इसी तरह से अगर आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लॉयर्स हैं, लॉयर्स की कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और इसी तरह से आप कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एक पूरा समंदर है, तकरीबन 60+ फील्ड्स हैं। तो आप डिफरेंट जो है ना वो फील्ड्स को ऑप्ट करते हुए रहकर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हम टोटल बिगिनर की बात करें, एक फ़ीमेल है या एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, एक टीचर है, तो वो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए $10 से $20 पर और अर्न कर सकती हैं। इसी तरह से कुछ नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं जैसे SEO है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन है, वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूब ऑटोमेशन है। इस तरह से मल्टीपल ऐसे स्किल्स हैं जो कि हम मतलब एक नॉन टेक्निकल पर्सन अगर उसको यूज़ करे तो अब देखिए ना, इजीली आप $2400 कमा सकते हैं अगर आप सिर्फ 5 दिन हफ्ते में काम करें। $20 आप कमा रहे हो और आप 6 घंटे सिर्फ दिन में काम करें। ये मैंने अभी आपसे बात करते हुए कैलकुलेटर पे $2400, चले हम डॉलर का रेट 280 लगा देते हैं, ज़रा लो पे चलते हैं। Exactly. 6,70,000। Exactly. आजकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस किस्म के पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो ये इस तरह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शनीला जी आप भी हमें ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स देंगे एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आप लोगों की वेल विशेस हमारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज तो बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। मोहम्मद मुस्तनसर रियाज साहब हमारे साथ हैं जो डिजिटल स्किल्स एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अभी हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद शनीला किरण साहिबा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगी जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं एंड पब्लिक स्पीकर। जी,
तो जैसे कि इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? सो अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं Opportunities और विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी। आप चाहे किसी बिग सिटी में रह रहे हैं या आप किसी फार ऑफ एरियाज़ में रह रहे हैं, आज के दौर में आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। क्योंकि जाने देखो आपकी भी तो जॉब छुट्टी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके पोजीशन होल्डर होते हुए, और जब आपने वापस एंटर होने की कोशिश की तो आपको भी बंद दरवाजे ही मिले, क्योंकि लोग उन लोगों को नहीं संभाल की सैलरीज पे कर पा रहे थे जो उनके पास ऑलरेडी थे। जी, अभी भी लोगों ने उस तरह से हायरिंग्स नहीं खोली, बल्कि नौकरियां है ही नहीं। हायरिंग्स की बजाय तो फायरिंग्स चल रही है ना आजकल। Exactly. बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनके अंदर और खवातीन, हाँ मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, हम हाथ पे हाथ धर के कहते हैं अब क्या करें। तो ये अब क्या करें का हल क्या है? इसके बहुत आसान हल अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो अगर आप फार ऑफ एरियाज़ में, आजकल मोबाइल हर किसी के पास अवेलेबल है। जिसके पास लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो भी लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आप कुछ मनी आपके पास होगी तो फिर ही आप लैपटॉप ले सकेंगे, लेकिन मोबाइल हर घर में मौजूद है। एंड्रॉयड मोबाइल भी हर घर में अब मौजूद हैं, तो आप वहाँ से कंटेंट क्रिएशन का भी आगाज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप स्किल लर्निंग का भी, डिजिटल स्किल्स का, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि SEO है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये सारी मोबाइल बेस्ड भी अब ऐप्स आ गई हुई हैं जिन पे आप काम करके प्रोजेक्ट्स तक डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। मेरी जान, मुझे कल किसी ने एक मैसेज, एक जानने वाले हैं सालोन में होते हैं, भाई हैं 20 साल से इंडस्ट्री में उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं ना फ़लाँ चीज़ बनाता हूँ, आप अपनी जो ब्रांड है स्किन केयर हेयर केयर में, उसमें मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रखें, मैं आपको बिल्कुल कॉस्ट पे जितना मुझे पड़ता है उतना का दूंगा, आप ये करें। तो देखिए ना, अगर मैंने आपके उसको हाथ में ना स्किल की है, और मैंने ऑनलाइन जाके हेल्प ली ChatGPT से, AI से, उनको पूरा एक डिज़ाइन करके दिया प्लान कि अपने प्रोडक्ट को खुद पैकेज करके खुद भैया बेचे। मैं आपकी ये हेल्प करती हूँ, आप अपनी ब्रांड बनाएं। हम अभी भी ना लोगों को प्रोवाइड करने के चक्करों में, बिल्कुल खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि ज़ीरो से लेके टॉप तक हर चीज़ आपको आती हो, और जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे तो आप लोगों को हायर करें वो काम करने के लिए। तो उनको जब मैंने कहा तो मुझे उन्होंने इतनी दुआएं दी, और उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं सोचा? डिजिटल दुनिया में अपना काम खुद स्टार्ट करें, जुगन को क्यों पैसे, अब जो आप कमा सकते हैं आप कमवा रहे हैं, आप कमाएं। राइट के रॉन्ग? Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज द पावर ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल, जो भी हमारा असल दौर में चल रहा है AI उसकी। ने आकर ना वो एक है ना कि महमूद और याज एक ही सब में खड़े हो गए, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन क्या AI ने नौकरियां ख़त्म की हैं? आप दोनों का इंडिविजुअल मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। क्या AI हमारे लिए, जैसे मैं आज आ रही थी अपनी एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी कनाडा में वीडियो कॉल पे, तो मुझे कहती है भाई ये ज़रूर पूछना कि अब हम सारे बेरोज़गार घूम रहे होंगे। तो मैंने कहा अगर हम बेरोज़गार घूम रहे होंगे तो क्या कंप्यूटर्स नौकरियां कर रहे होंगे? उनको भी तो चलाने के लिए बंदा चाहिए। अच्छा, इसमें ना लास्ट ईयर का भी एक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 1,66,000 जॉब्स जा चुके हैं AI की वजह से। लेकिन मैं ये समझ, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हाय हाय, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, लेकिन मैं जो समझता हूँ AI जॉब्स खा नहीं रहा बल्कि AI जॉब्स क्रिएट कर रहा है। अब लेट्स सपोज के मैं एक एग्जांपल देता हूँ, AI जॉब जरूर खत्म कर रहा है लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहा है, Create कर आप रहा है। जैसे राइट। इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जॉब्स जा रही हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अब जो बंदा उसको ऑप्ट कर रहा है, और ख़ासतौर पे कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जो आपको हर साल एक्सपायर कर देती है, आपको हर साल अपने आप को एक्टिव रहना। मिसाल देता हूँ कि 44% बिजनेसेस 2026 के अंदर ऑटोमेशन के ऊपर चले जाएंगे। अब ऑटोमेशन क्या है? एजेंटिक AI के ऊपर चले जाएंगे, क्या आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही होंगी। अब एक बंदा जो मैनुअल काम कर रहा है, अगर वो उस चीज़ की तरफ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उसकी जॉब जाएगी, और नुकसान नुकसान उसका। होगा। अब इसी तरह से अगर लेट्स सपोज के एक डेवलपर है, वो 5 लाख के ऊपर उसको सैलरी रखी हुई है, अब वो अगर एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर 1 महीने में बना कर देता है और क्लाइंट कहता है मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, तो कंपनी कह रही है कि मुझे 1 हफ्ते में बना कर दो, कि नहीं मैं AI या इस तरह से वो यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट मैं अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ करूँगा, रिजिड है, तो ऑब्वियसली कंपनी ने उसको। बट जब वो एक्सपीरियंस नई टेक्नोलॉजी से कंबाइन होगा व्यूअर्स,
तो फिर तो सक्सेस का अगला लेवल होगा। Exactly. आज की हमने क्योंकि गुफ्तगू कंक्लूड करनी है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड में शनीला जी आपसे ही पैगाम ले लेते हैं एक शॉर्ट सा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो जैसे मैं फ़ीमेल के हवाले से करी थी, या जो लोग फार ऑफ एरियाज़ में रहते हैं पाकिस्तान के, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल को एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया मत बनाएं, इससे ख़ुद को अपग्रेड करें, अप स्किल करें, और जैसे आपने बात की अपने लिए ख़ुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। एआई के थ्रू आज आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं विद 0% इन्वेस्टमेंट, एक पेनी नहीं आपकी लगेगी। और एआई तो आप देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके चले जाएं, आपको A to Z हर चीज़ बताता है। वो टीचर भी है, वो बिज़नेस स्ट्रैटेजिस्ट भी है, वो अगर आप उसको कहेंगे एक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर और मुझे बताओ कि मेरी जर्नी क्या होगी, हर चीज़ आपको बताएगा, कोडिंग करके देगा, प्रोग्रामिंग करेगा, एप्स बना के देगा। तो आप उसको सीखना शुरू करें। आपने सीखना कहाँ से, आपको किसी मेंटोर की भी आज के दौर में ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी टेक्निकल लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी जान एक ज़माना होता था व्यूअर्स जब घोड़े को पानी तक ले जाना पड़ता था, अब घोड़ा पानी सब कुछ सामने है, बिल्कुल ताड़ी मर्जी तुसी की करना है। ये दो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इन देयर अर्ली 30s एंड दे आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड टीचर्स एज वेल। एक अपने कामों से भी कमा रहे हैं और एक सिखा के भी कमा रहे हैं। दो एवेन्यूज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट करके इन्होंने खोल दिए और फिर दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हैं, यानी कि गिव बैक भी कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे रोल मॉडल्स। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी सॉरी, अपने आप को अप स्किल ज़रूर करें किसी भी दौर में। ये मत समझें कि जो डिग्री ले ली या जो स्किल ले ली अब सारी ज़िंदगी यही चलेगी। हम लोगों ने ऐसे किया था, लेकिन हमें अपडेट करना पड़ा, आज हम इसलिए इंडस्ट्री में खड़े हुए हैं दोबारा। सो कीप अपग्रेडिंग, कीप इम्प्रूविंग, लेकिन सबसे पहले वो पहला कदम ज़रूर उठाएं टूवर्ड्स सेल्फ एम्पावरमेंट। दुनिया को एम्पावर करने की बात करते पहले अपनी ज़ात को तो एम्पावर कर लें। जब अपनी ज़ात एम्पावर्ड होगी तो आप अपने इर्द गिर्द वालों को भी एम्पावर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच आमना इलियास। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा लजीज़ लजीज़ खाने तैयार करती हैं आमना हमारे लिए। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।